नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला और इस बजट से लोगों को उम्मीदें भी हैं। इन्हीं उम्मीदों को लेकर एनडीटीवी ने ग्राउंड पर जाकर अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत की है और इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां पर कुछ देर के बाद साई कैबिनेट की बैठक भी होगी। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साई कैबिनेट की आज जो है बैठक होगी। दोपहर 3 बजे का वक्त जब मंत्रालय में ये बैठक होने वाली है, महारथी भवन में इस बैठक का आयोजन होगा और इस बैठक में बजट को लेकर कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। तो कल विधानसभा में ये बजट पेश किया जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साई कैबिनेट की आज बैठक है बजट से पहले और ऐसे में इस बैठक को काफी खास माना जा रहा है। काफी अहम ये बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी और बताया जा रहा है कि इस बैठक में बजट को लेकर कई बड़े और अहम फैसले हो सकते हैं। तो कल छत्तीसगढ़ में विधानसभा में बजट प्रदेश का पेश किया जाएगा और अलग अलग तबके के लोगों को इस बजट से उम्मीदें हैं और एनडीटीवी की टीम भी अलग अलग तबके के लोगों के बीच पहुंची और उससे जानने की कोशिश की कि आखिर वो किस तरीके का बजट चाहते हैं, क्या कुछ उनकी सरकार से उम्मीदें हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि साई कैबिनेट की बैठक दोपहर को ठीक 3 बजे शुरू हो जाएगी और इस बजट को लेकर कैबिनेट में फैसले हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, 3 बजे ये बैठक होनी है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। किस तरह के फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं? इस कैबिनेट बैठक छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट पेश होना है उसके पहले और कह सकते हैं और आखिरी बैठक है, क्योंकि जो बजट बनकर तैयार हुआ है उसका इसमें एक बार फिर अनुमोदन होगा और फिर सीधे तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कल 3 तारीख है, 3 मार्च है और कल 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे, क्योंकि साय सरकार का ये दूसरा पूर्ण बजट है और जिसको को लेकर लोगों की काफी उम्मीदें हैं और अब बजट को लेकर बैठक है। तो हो सकता है कि कुछ और नई उनको अनाउंस किया जाए। एजेंडा है ऐसा है कि इसको बजट को लेकर यहाँ पे अनुमोदन होना है। जो अलग अलग विभागों के की जो मांगे थी उन मांगों को यहाँ पे समाहित किया गया। ये बात पहले से तमाम जो मंत्री हैं विभागीय मंत्री उनको ये बताई जाएगी कि उनको बजट में क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या मांगे, क्योंकि पहले तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको सहमति भी। तो चलिए, आज बैठक होगी और कल बजट का पिटारा खुलेगा और देखने वाली बात होगी कि इसके लिए क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल पेश होने वाले बजट को लेकर सुकमा के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। नक्सल प्रभावित सुकमा के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। देखिए एनडीटीवी संवाददाता सलीम शेख की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार का दूसरा बजट पेश होने वाला है और इस बजट को लेकर नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के लोगों में काफ़ी उम्मीदें हैं। जानते हैं सुकमा जिले के लोग क्या सोचते हैं और किस तरह की उम्मीदें करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार से इस बजट को लेकर। खासकर बस्तर का जो इलाका है वो नक्सल प्रभावित है और आने वाले दिनों में नक्सलवाद खात्मे की ओर है और लगातार ऑपरेशन भी चल रहे हैं। और नक्सलवाद के ख़त्म होने से इलाके में किस तरह के विकास होंगे और पर्यटन को लेकर किस तरह सा यहाँ माहौल देखने को मिलेगा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? फारूक अली है। नक्सलवाद और पर्यटन को लेकर बस्तर काफ़ी फेमस है, क्या लगता है अभी जो माहौल है बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं? जी, बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं कि जिस तरह से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है उसके साथ हमारी उम्मीदें बढ़ गई है कि अब अंदरूनी क्षेत्रों में विकास होगा और हमें उम्मीद है कि अंदरूनी क्षेत्रों में जो ग्रामीण हैं उनके विकास के लिए कोई ज़रिए खोले जाएंगे और जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए भी जो है विकास के रास्ते खोले जाएं। इसके साथ ही क्योंकि हमारा क्षेत्र में नक्सलवाद के चलते कई ऐसे स्थल हैं जहां पे जलप्रपात हैं जो छुपे हुए हैं, ढके हुए हैं, उनको उजागर किया जाए और उनको विकास के रास्ते खोले जाए और पर्यटन के रास्ते खोले जाए, ऐसी आशा है। और साथ ही जो नक्सल पीड़ित लोग हैं उनके लिए भी विकास के रास्ते खुलने चाहिए, ऐसी उम्मीद है। तो सुकमा क्षेत्र जो है नक्सलवाद के नाम से काफ़ी चर्चित रहा है।
अब नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, तो सुकमा जिले की जो पहचान है वो दूसरे किसी विकास की ओर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में अगर इस जिले को बढ़ावा मिलता है तो निश्चित तौर पर सेनानियों का यहाँ आना जाना लगा रहेगा और एक छवि सुधर कर सामने आएगी। जैसे तेलावर्ती है, अपना शबरी का एक तट है जहाँ पर चौपाटी का कार्यक्रम किया जा सकता है, चिंतलनार है और कूकानार के अंदर ऐसे कई झरने जलप्रपात है जिनको अगर विकसित किया जाता है तो हमारे जिले की छवि निश्चित तौर पर सुधरेगी। सुकमा में पर्यटन को लेकर खासा एक संभावना है, अपार संभावना है। पर्यटन के लिए काफ़ी संभावना है, उसको जितना बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि हमारा दुर्मा है, तेलावर्ती है, रामाराम है और इंजरम है जहाँ पे भगवान राम भी आए थे, उन सभी को डेवलप करना चाहिए ताकि लोग वहाँ पर जुड़ सकें। अभी हाल ही की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात की जाए तो हर साल योजनाएं तो बनती है, लेकिन निचले स्तर पर वो गांव में विकास कार्य नहीं हो पाते हैं, उस पर फोकस होना चाहिए। युवाओं को जो बेरोजगार गाँव में है उन्हें लघु उद्योग के माध्यम से उनको बजट देके उनको लोन देकर लघु उद्योग खुलाएं ताकि जो है बेरोजगारी की समस्या दूर हो। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ नक्सलवाद कम हुआ है, उन इलाकों में सड़कें पहुँचाई जाए, उन इलाकों में नेटवर्क पहुँचाया जाए, उन इलाकों में आने जाने के साधन पहुँचाया जाए ताकि जो है विकास जो है ग्रामीण इलाकों तक पहुँचेगा। और खास करके जो OP चौधरी जी हैं, वित्त मंत्री हैं, उनसे काफ़ी इसलिए उम्मीद है कि वो IAS और सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं। उन्हें पता है कि सुकमा और दंतेवाड़ा में बजट किन में बजट देना चाहिए। स्वास्थ्य की दिक्कतें काफ़ी है। यहाँ एकमात्र जिला अस्पताल है, वहाँ पर बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोग अधिकांश जो है सीमावर्ती प्रदेशों में जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं कि सरकार को चाहिए कि इन इलाकों में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की जो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट दिया जाए। इधर नक्सल प्रभावित कांकेर के लोगों की निगाहें भी सरकार के बजट पर टिकी हुई हैं। नक्सलवाद की समाप्ति, विकास और पर्यटन एक बड़ा मुद्दा है। NDTV संवाददाता नीरज तिवारी की रिपोर्ट देखिए। ये बताइए कि बस्तर इलाके में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आखिर किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जब नक्सलवाद की उत्पत्ति हुई थी नक्सलवाड़ी गांव पश्चिम बंगाल से, तो उस समय उन्होंने चारू मजूमदार ने 10 अध्याय लिखे थे और माओवादी विचारधारा से जुड़ी हुई थी, तो उससे प्रभावित होकर के उन्होंने जो है नक्सलवाद का शुभारंभ किया। लेकिन वर्तमान में जो हमारा बस्तर संभाग है, इसमें 20 जनवरी 2024 को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल बैठक में 10 राज्यों के सचिवों को बुलाया और एक बैठक लेकर के उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की कि हम 3 वर्ष में नक्सलवाद को पूरे छत्तीसगढ़ से खत्म कर देंगे। तो अभी वर्तमान जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है नक्सलवाद पे, और नक्सलवाद की समस्या यदि खत्म हो जाती है तो हमारे बस्तर संभाग में पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत कुछ संभावना है, और जब पर्यावरण विकसित होगा तो निश्चित रूप से प्रगति सामने में दिखेगी। और जो मुख्य धारा से जो लोग भटक गए हैं, जो भले वो निर्दोष भी हैं, वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे। हमारा बस्तर है वो पर्यटन के क्षेत्र में और अन्य जंगल विभाग जो हमारा फैला हुआ है उससे एक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा, और जो भटके हुए लोग हैं वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से विकास की संभावनाएं बनती है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये इसमें काफी रुचि ले रहे हैं और बहुत गंभीरता पूर्वक वो इस कार्य को कर रहे हैं। उन्होंने बैठकें ली है और बैठकें लेने के बाद यहाँ पर जो अधिकारियों की नियुक्ति हुई है वो भी एक बहुत सुनियोजित ढंग से अधिकारियों की नियुक्ति की गई है पुलिस विभाग में या अन्य विभागों में। और लगातार जो अभी देख रहे हैं, चाहे आत्मसमर्पण हो नक्सलियों का या कई जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में जो है नक्सली मारे गए हैं, तो इससे एक वातावरण जो है काफी चेंज हुआ है। और विकास के नाम पर जिस तरह से भी विकास किया जाए वो जनता तक अगर पहुंचे तो जनता उसका लाभ उठाएगी, खुशहाल होगी और सरकार का हर परिस्थिति में साथ देगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से यहाँ की जो विरासत है, यहाँ की जो धरोहर है, यहाँ की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा। उसको बढ़ावा मिलने से लोग बाहर के लोग आएंगे, पर्यटन को देखने आएंगे लोगों को। जैसे गड़िया पहाड़ को लेके यहाँ पर पहले बहुत से काम किए गए थे, लेकिन न जाने क्या कारण से अब तक वो रुक गया है। बहुत रोपवे बनने का था, यहाँ के कांकेर वासियों को बहुत एक उम्मीदें थी, वो उम्मीदें टूट गई हैं ऐसी प्रतीत हो रही है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि सरकार इस दिशा में काम करे। अच्छा, क्या लगता है कि विकास अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है?
विकास अंतिम व्यक्ति तक जरूर पहुंच रहा है, मगर कुछ ना कुछ उसमें रोड़े जरूर हैं। कुछ लोग हैं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ऐसी भी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है और व्यक्ति ही चाहता है कि विकास ना हो, जिसके कारण नक्सलवाद पनपे और कम से कम जो संपर्क है नक्सलियों से आवंटन आता है। काम करने के लिए हम लोग आगे प्रेरित भी होते हैं, काम करते हैं, लेकिन ये जैसा कह रहे थे कि रोड़े बीच में अटका दिए जाते हैं या इस तरीके से भयभीत कर दिया जाता है कि हमारा काम वहाँ पे रुक जाता है। तो इसकी वजह से जिस गति के साथ काम होना चाहिए वो गति कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार जो मिलके जो संयुक्त अभियान चला के जिस प्रकार से उन्होंने अंकुश लगाया है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार से लगातार वो इसमें प्रयासरत रहे। हम सब व्यापारी शहरवासी इसमें पूरा सहयोग करेंगे शासन के साथ। ये थे हमारे साथ कांकेर शहर के लोग, जिनका कहना है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, नक्सलवाद की समाप्ति के लिए लगातार जो मुठभेड़ हो रही है, बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं, माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बस्तर अब बदल रहा है। बात करें पर्यटन की तो पर्यटन क्षेत्र की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो पर्यटन क्षेत्र है वो माओवाद ग्रस्त इलाकों में है, लेकिन अब वो पुलिस के कब्जे में आते जा रहे हैं। तो इस इलाके में विकास की गाथाएं बहेगी, विकास के कार्य होंगे और निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का, इस पूरे बस्तर का विकास होगा। यही संभावनाओं और आशाओं को लेकर इस कांकेर शहर की जनता का कहना है कि इस बजट में उन्हें पूरी उम्मीदें हैं। धीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। सरकार के बजट से बिलासपुर के युवाओं और खिलाड़ियों को भी खासी उम्मीद है। देखिए एनडीटीवी संवाददाता दुर्गा प्रसाद मिर्धा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कल बजट पेश होना है। इसको लेकर हम कुछ युवाओं और खेल प्रेमियों से बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो बजट पेश होने वाला है उस पर वो किस तरह की उम्मीद है उनको सरकार से और वो क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक सोनवानी है। कौन सा खेल खेलते हैं आप? मैं कबड्डी का प्लेयर हूँ। क्या लगता है कल बजट पेश होने वाला है, बजट में किस तरह का प्रावधान आप खेल प्रेमियों के लिए चाहते हैं, क्या देखते हैं? जैसे कि पूर्व वर्षों में देखा जाए तो अभी तक से, जैसे मैं खुद खेल प्रेमी हूँ, मैं कबड्डी का प्लेयर रह चुका हूँ, तो उसमें पहले मैंने देखा है कि अभी तक से हमें किसी भी खेल में जो भी हम लोग ग्राउंड में अगर हम लोग जाते हैं तो ग्राउंड अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं होता। और आगे भी जैसे अगर हम लोग कहीं पे भी सिलेक्ट होकर अगर जाते हैं तो सरकार के द्वारा हम लोग को स्टाइफन और भी बहुत सारी जो भी सुविधा हमको मिलनी चाहिए जैसे कि और राज्यों में मिलती है, उस तरीके से हमको सुविधाएं नहीं मिलती। सरकार से ही उम्मीदें है कि एक्चुअल में मैं फुटबॉल प्लेयर हूं, तो मुझे ऐसा, मैं खेला हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ में इसका कोई स्कोप है। और सरकार से ही करता हूं कि हमारे जो फंडिंग्स वगैरह उनको बढ़ा दें। जैसे दूसरे देशों में मतलब अपने देखा जाए तो गोवा हो गया और अपना कोलकाता साइड हो गया, तो उनमें इन चीज़ों को लेकर बच्चों में जज्बात है कि हम इसको लेके आगे खेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ पर सरकार उनकी मदद करती है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि यहाँ पर उतना वो नहीं है, एकेडमीज वगैरह नहीं है, हमको सिर्फ प्राइवेट करना पड़ता है। उसमें भी आगे गए तो ठीक है, नहीं गए तो फिर सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकता, ऐसा है। सरकार को स्कूल और कॉलेजेस के लेवल से ही टेक्निकल चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा दी जानी चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर के शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये सब उनको बजट में इंक्लूड करना चाहिए। तो शिक्षा पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके, जितना बजट पास कर सकते हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार को करना चाहिए। और सरकारी स्कूल जितने भी हैं अपने आत्मानंद करके, तो उसमें भी शिक्षक भर्ती और कोई भी कमी अगर आती है तो उसको हमारी सरकार को करना चाहिए। देखा जाता है कि स्कूलों में, कॉलेजेस में मैदान बनाए तो गए हैं पर उनका मेंटेनेंस उतने अच्छे से किया नहीं जाता है। तो सरकार को उस क्षेत्र में भी ध्यान देना चाहिए और बच्चों को खेल के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या लगता है इस बजट जो है, ये आने वाला जो बजट है वो कैसा रहेगा, क्या होगा? बिल्कुल, मैं आशा करता हूं कि शैक्षिक क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र में विकास के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जाए और वहाँ के जो छतें होते हैं वो जर्जर होते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं हमारे जो छत्तीसगढ़ के सरकार है उनसे यही चाहूँगा कि आगे आने वाले बजट में इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए, ये थे बिलासपुर के वो युवा जो चाहते हैं कि शिक्षा और खेल के लिए राज्य सरकार जो आने वाला बजट पेश करने वाले हैं इस पर लेके वो तमाम सुविधाओं को जोड़ना चाहिए और युवा और रोजगार के उपलब्ध कराने की पहल इस बजट में होनी चाहिए। देखना होगा आने वाले दिनों में जो बजट पेश होता है उसमें युवा और रोजगार और अन्य वर्गों को जोड़ने के लिए क्या कुछ पहल करती है, उनके सुविधाओं के लिए क्या कुछ प्रयास करती है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। सूरजपुर के लोगों को भी सरकार के बजट से खासी उम्मीद है। देखिए एनडीटीवी संवाददाता इमाम हसन की रिपोर्ट।
कल सरकार का बजट पेश होना है, किस तरह से उम्मीदें हैं, क्या क्या देखते हैं? आप खुद भी एक आदिवासी वर्ग से आते हैं। सर जैसे कि पिछले वर्ष का आप बजट देखेंगे तो 1,47,500 करोड़ रुपए का जो बजट बना रहा और अभी समथिंग 1,60,000 करोड़ रुपए का बजट बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। सर जैसे छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासी की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि 25 वर्ष समथिंग लगभग हमारे छत्तीसगढ़ बने हुए हो गया है, परंतु मैं जो मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ की, मैं देखा कि यहाँ पर अपने सूरजपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर जो हॉस्टल है कन्या परिसर में आप जाएंगे तो यहाँ पर 50 से या 100 सीटर जो हैं उसमें बच्चे ज़्यादा हैं, परंतु वहाँ पर आज तक हॉस्टल नहीं बन पाया है। तो कई जगह आप अलग अलग ब्लॉक में जाएंगे, या आप रामनगर ब्लॉक चले जाइए या प्रेमनगर ब्लॉक चले जाइए, उड़गी भैया प्रतापपुर है या सरगुजा संभाग की किसी छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पर जहाँ पर हॉस्टल जो बननी चाहिए वो हॉस्टल नहीं बना है। और जहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि सरगुजा संभाग अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का 55% या 55% यहाँ पर ट्राइब यहाँ पर निवासरत रहते हैं, परंतु आप देखे होंगे कि पंडो जनजातियों की कितनी समस्या है। पिछले 3-4 सालों में पंडो जनजाति की मौत 20 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद में पहाड़ी कोरवा हैं, आदिवासी लड़कियाँ जिस तरीके से यहाँ पर उनका बाहर में उनका व्यापार जिस तरीके से किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ें जो इस पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। सर हम तो ये चाहते हैं कि हमको जो विचार बना है, अभी महतारी बंधन योजना चला रहे हैं, PM किसान योजना दे रहे हैं समझिए, लेकिन आज तक पूरा जो है किसानों को उसका लाभ नहीं हो पा रहा है सर। इनका सुधार किया जाए, अच्छा है ना। और दूसरा बात ये रह गया कि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, ACCL क्षेत्र है, ACCL क्षेत्र में हर जगह जो है ACCL खाली प्रलोभन करके जो है छोड़ देती है। देखिए हमारे यहाँ इस क्षेत्र में लगभग मानी गेतरा पूड़ी ये सब पड़ा हुआ है आज तक, उसमें कोई जो है पेयजल सुविधा नहीं दिया जा रहा है, या अभी मवेशी लोग का पूरा जो है मतलब नुकसान हो रहा है, कितना मर रहे हैं। और सबसे बड़ा गौशाला वाले भी यहाँ छोड़ के चले जाते हैं सर। मतलब ये चाह रहे हैं आप कि राज्य सरकार बजट में भी इन सब चीज़ों पर सोचे और हस्तक्षेप करे। हाँ। क्या कुछ ऐसा करना चाहिए सरकार को कल जब बजट आएगा तो? खेती के बारे में जो है तो खेती में आजकल यहाँ अधिकतर अनाज की खेती ज़्यादा, तो मैं सोचता हूँ कि आदिवासियों में उस खेती के जो टेक्निकल खेती होना चाहिए उसकी जानकारी और उसको जानकारी देने के लिए कुछ योजनाओं और बजट में शामिल किया जाए, ताकि वो आधुनिक खेती की ओर बढ़ सकें। और ख़ासकर ये है कि हर्बल खेती को किसान अपनाएं, तो इस पर भी सरकार को सोचनी चाहिए और अपने बजट में इस सबको शामिल करना चाहिए। वो जो कार्ड जो बनता है इलाज के लिए वो कुछ नहीं बन पा रहा है, न पेयजल का सुविधा है, कुछ नहीं। क्या मानते हैं कि बजट में जो आवास योजना का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आवास योजना इस बार स्वीकृत हो, ऐसा चाहते हैं क्या आप? हाँ जी, और पानी की सुविधा चाहिए। मैं शायद सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो ट्राइबल जो एरिया हैं, आप देखेंगे आज भी जो पहाड़ जंगल के जो एरिया हैं वहाँ पर आज भी सड़की की जो हालत है वो अभी भी नाजुक है। वहाँ पर एम्बुलेंस जाने की सुविधा आप लोग देखेंगे, कई सारे वीडियो फोटो वायरल होते रहते हैं जहाँ पर पंडो समाज के लोग खटिया से कैसे जो पेशेंट रहते हैं, गर्भवती महिला रहते हैं, उनको लेके जाते हैं। तो वहाँ पर जैसे कि उड़गी क्षेत्र जो हो गया, प्रतापपुर का जंजावल जो क्षेत्र हो गया, वहाँ पर आज भी पंडो समाज की जो महिला है या जो पहाड़ी कोरवा है वहाँ पर आज भी समस्या का प्रॉब्लम का जो समस्या है उसको झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो स्पेशल जो बजट बनते हैं ST/SC के लिए, या जो पंडो जनजाति के जो राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र हैं उनके लिए जो स्पेशल बजट बनता है वो बजट कहाँ जाता है? अभी आप लोग पूरे सूरजपुर जिला घूम लीजिए या खोज लीजिए, पंडो समाज के अगर 10 व्यक्ति लोग को बता दीजिए कि जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का जो बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है, उसके लिए अतिरिक्त जो बजट बनता है वो मिला है कि नहीं मिला है। हमारे आदिवासी सरकार है वो मतलब ध्यान बहुत कम दे रहा है समझिए, नहीं के बराबर। क्या लगता है कल जो बजट आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीद तो है, अगर बजट आएगा तो उम्मीद का हम विचार रखते हैं कि हमारे पास मिलना चाहिए। ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रामीण हैं, आदिवासी हैं, और कल जो बजट आएगा उसको लेकर इनकी काफ़ी मांगे भी हैं, सरकार से लेकर उम्मीदें भी हैं। ऐसे में जो कल बजट वित्त मंत्री पेश करेंगे तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इनको उससे लाभ मिलेगा। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर। सरकार के बजट से सरगुजा के लोगों को भी उम्मीदें हैं, खासतौर पर युवा और खेल प्रेमियों को। देखिए NDTV संवाददाता रोमित सिद्दीकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल छत्तीसगढ़ का पहला बजट पेश करेंगे। बजट में क्या खास होगा इसे लेकर तो इंतजार किया जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंबिकापुर में खेल को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और इनकी क्या मांग रहेगी। क्या नाम आपका? रमेश जायसवाल। रमेश भैया, खेल कूद के लेकर क्या अपेक्षाएं रखते हैं? खेल कूद के लिए ये है कि जितना सर्वांगीण विकास भाजपा शासन में शुरू हुआ था
खेल के संबंध में। वो कांग्रेस की सरकार जब आई तो सरगुजा को अनदेखा कर दिया गया और हमारे पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय विष्णुदेव साय जी इसको सरगुजा को एक बेहतरीन युवाओं के लिए खेल सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। खेल के लिए क्या अवसर देखते हैं, बजट में क्या अपेक्षा करते हैं? निश्चित रूप से भाजपा की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए नए अवसर लेकर के आ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पे लगातार आप देख रहे होंगे कि हमारे युवा साथी गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेकर के आ रहे हैं। इसी क्रम में और भी अच्छे तरीके से उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री और सरकार प्रतिबद्ध है। बजट में कल बजट है, उसमें क्या चाहते हैं कि सरगुजा में क्या खेल के लिए क्या मिले? खेल के लिए बस जो खेल में जिस भी बच्चों का रुचि रहता है उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी भूमिका निभाते हैं सरकार, वो अपनी भूमिका निभाएगी, यही उम्मीद रखते हैं। निश्चित तौर पर लोगों को काफ़ी उम्मीद है सरकार से। हमारे साथ एक और युवा हैं, क्या देखते हैं सरगुजा में खेल के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं बजट में? देखिए, बजट में अपेक्षा ये रहती है कि हमारा जो है तो शासन से हम बजट सत्र में ये सोचते हैं कि हमारा जो सरगुजा जो पीछे है, जो आदिवासी अंचल पूरा क्षेत्र है हमारा काफ़ी पीछे है, इसको आगे लाने के लिए सरकार से बजट हम मतलब जो सत्र जो चल रहा है इसमें हम ये सोचते हैं कि हमारा विकास सबसे पहला प्राथमिकता है और हर तरीके से मतलब विकास चाहिए। उसके लिए क्या है कि ऑडिटोरियम जो है इसकी विकास की ज़रूरत है। जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो अब नए जनरेशन के आ रहे हैं, तो वो क्या है कि खेल में उनको रुचि लाना पड़ेगा। उसके लिए हमको तरह तरह की योजनाएं बनाना पड़ेगा और उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ऊर्जा देंगे तब वो आगे आएंगे। और आदिवासी बच्चे जो है जंगलों में निवास करते हैं, उनको सबको हम मोटिवेशन करके हमको लाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र में खेल के लिए काफ़ी अवसर हैं और यहाँ के बच्चे अक्सर जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का एक विश्वास है कि आने वाले बजट में सरकार सरगुजा के लिए काफ़ी कुछ करेगी। अपने सहयोगी के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NDTV न्यूज़, अंबिका। सोमवार को आने वाले राज्य सरकार के बजट से कवर्धा के ग्रामीण और बैगा आदिवासियों को भी काफी उम्मीदें हैं। NDTV संवाददाता सतीश पात्रे की रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में हर वर्ग को ये उम्मीदें रहती कि उनके लिए खास जो है प्रावधान हो, उनका विकास हो, चाहे वो क्षेत्र की हो, कहीं उनके गांव की हो या फिर सड़क, बिजली पर तमाम जो मुद्दे रहते हैं उन्हें हर किसी को उम्मीद रहता है। अब देख सकते हैं कि हमारे जो पीछे में बहुत सारे यहाँ गांव के जो मजदूर बैठे हुए हैं, उन लोग मजदूरी करने के लिए शहर में आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि उन्हें जो है सरकार की जो इस बार जो बजट पेश होने जा रही है उसमें उन्हें क्या उम्मीदें हैं, उन लोग क्या चाहते हैं, कैसे देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुरेश मिलांग में ग्राम इंदौरी संस्थान। सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से हमारे यही उम्मीद है और निवेदन भी मैं करता हूँ सर, इसलिए निवेदन करता हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं प्रधान नरेंद्र मोदी जी, उसमें से जो गरीबों के लिए दिया गया वो गरीब को नहीं मिलता। और कुछ लोग हैं यहाँ ग्रामीण है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा शिवनंदन साहू। सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं? भाई अब हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे घर टूट फूट रहे, हमको आवास का जरूरत है। आज तक से हम लोगों का आवास नहीं मिला है और 1 डिसमिल जमीन नहीं है हमारा है। अब बस यही है और मजदूर करते हैं तो जो खाते हैं भैया, उसके बाद क्या खाएंगे। आज कुछ स्टील फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, कुछ फैक्ट्री यूं सरकार ने बने न रमन सरकार बना दे, हम जस के तस बैठे फुटपाथ पे, हमारे में कुछ रोजगार नहीं है। तो सरकार जो है बजट पेश कर रही है, क्या उम्मीदें? गरीबी के लिए पेश कर रहा है। जितना बघेल सरकार रोके थे आवास, वो पूरा आवास सरकार है, बीजेपी सरकार है, हर गरीब परिवार के खाता में डाल दिया है। अब बाँचे एक न्याय है भाई के, तो इसका नाम जुड़ेगा तब फिर इसके आवास आएगा। 5 साल नहीं देखा नाम रुके थे, वो एक बीजा बघेल सरकार नहीं आने थे आवास। अब पूरा सरकार जब ले बीजेपी आए है ना, जब ले हर आदमी के लिस्ट में पूरा आवास आ गए है। अब बाँचे ना भाई अन के, कहाँ थे मोर भाई हनिया है कह के, ओखा नाम से आओ ही अब आई नहीं। तो ये आवास हो गया गांव में, और क्या कुछ विकास होने चाहिए गांव में? गाँव रोजगार गारंटी चलना चाहिए और रोजगार चाहे का सब पैसा खा देते। हम मिस्त्री काम ला बंद करके गोदी कोड़े तक जाता है ना, लेबर कुली काम यहाँ आता था
और हमारे खाता में पैसा आबे नहीं करे। बैगा आदिवासी समाज के लोग भी हैं, इस बजट को लेकर क्या उनकी जो है उम्मीदें हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ जो है तमाम समाज के लोग हैं, क्षेत्र के बैगा और आदिवासी दोनों समाज के लोग हैं। सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में सरकार जो हर वर्ग का ख्याल जो है बजट में रखा जाता है, तो क्या उम्मीदें इस बार आदिवासी समाज को, बैगा समाज को सरकार से? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय जी जो है खुद आदिवासी हैं और आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते हम चाहते हैं कि आदिवासियों के संरक्षण के लिए और उनके विकास के लिए वो काम करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे घर टूट फूट रहे हो, हमको आवास की जरूरत है। आदिवासियों के संरक्षण के लिए और उनके विकास के लिए वो काम करें। बेरोजगारों को भी रोजगार के लिए विशेष रोजगार पैदा करें। किसानों को कुछ राहत मिलना चाहिए। खाद बीज का किल्लत होता है, खाद भी समय पे उपलब्ध होना चाहिए।